हेलो लिसनर एंड व्यूअर्स, दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग। आप मेरी टैग लाइन में कुछ 3 टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, FMCE, FMCF और FMCG। तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आपने FMCG तो खूब सुना है, खूब इसके ऊपर चर्चा होती है, टीवी के ऊपर सब बात होती है, लेकिन ये 2 नई टर्मिनोलॉजी क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैं उन 2 टर्मिनोलॉजी पे आऊँ, थोड़ी सी चर्चा हम FMCG पे कर लेते हैं। तो मेरा फोकस तो मेन FMCF पे ही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि FMCF क्या है। तो FMCG की अगर बात करें तो HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया और इवन डाबर जैसी कंपनीज़ को हम FMCG की कैटेगरीज में रखते हैं। और मैं अपनी क्लासेज में FMCG को भी फर्दर क्लासीफाई करता हूँ। वो फर्दर क्लासीफाई कैसे करता हूँ? जैसे दूध जो है वो FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ना होके फास्टर मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, और सिगरेट जो है वो फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। अब मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार में बताता हूँ कि जैसे अगर आप देखो तो जो है टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप्स, चाय पत्ती और बहुत सारे आर्टिकल जो हैं जो आप लेते हो, और उनकी जो रेपिटेशन ऑफ बाइंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है। जबकि अगर आप एक पंखा खरीदने जाओ या एक AC खरीदो तो उसकी रेपिटेशन ऑफ बाइंग जो है वो बहुत लेट होती है। तो इसीलिए जो है इनको जो चाय, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप्स, बिस्किट्स वगैरह को हम FMCG इसको कैटेगराइज करते हैं। लेकिन अगर आप दूध का देखें तो दूध सुबह लिया तो शाम को फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी, शाम को लिया तो अगले दिन सुबह फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपेयर टू दिस शैम्पू, टीज एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दूध जो है वो फास्टर मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। बहुत सारे एनालिस्ट जो है इसको FMCG की श्रेणी में, इसको FMCG की कैटेगरी में नहीं रखते, इसको डेयरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब मेरी तीसरी कैटेगरी जो FMCG की आ गई वो फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो सिगरेट जो है आल्दो एक सोशल इविल है, लेकिन आपको समझाने के लिए, अपनी क्लासेस में समझाने के लिए मैं सिगरेट को फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहता हूँ। क्योंकि जो एक स्मोकर है, जो एक एडिक्ट है, उसने एक सिगरेट अगर 10 बजे पी है तो उसको हो सकता है 11 बजे फिर वो पीता हो, 12 बजे फिर पीता हो। तो रेपिटेशन ऑफ कंजम्पशन जो है वो कंपेयर टू दूध, कंपेयर टू पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है या फास्टेस्ट है, ठीक है। लेकिन एनालिस्ट इसको भी FMCG कैटेगरी में नहीं रखते, और इसको कहाँ रखते हैं? टोबैको प्रोडक्ट्स में। तो आपको जब तक बिजनेस मॉडल, बिजनेस की कैटेगराइजेशन समझ नहीं आएगी, तब तक आप कंपनीज को बहुत अच्छे से शायद एनालाइज नहीं कर सकते। तो आप मेरी बात से शायद दूध और सिगरेट वाले एग्जाम्पल से सहमत होंगे कि उनको जो है आपको FMCG में भी उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ना कि डेयरी और टोबैको प्रोडक्ट में। अब मेरा एक दूसरा जो इसमें एक टर्मिनोलॉजी थी वो FMCE है। तो मैं पहले FMCE को, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, FMCE के बारे में बताता हूँ। तो FMCE को जो है ये बहुत रेयरली मतलब हर्ड जो है एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी है। तो FMCE क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। तो इलेक्ट्रिकल्स के अंदर आपका पंखा आ गया, स्विचेज आ गए, और ट्यूबलाइट और बल्ब्स आ गए। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ट्यूब और जो बल्ब हैं उनकी ज़रूरत आपको जल्दी पड़ती है कंपेयर टू योर स्विचेस, योर केबल्स, योर पंखा एट्सेट्रा। तो इसीलिए इसको जो है इलेक्ट्रिकल्स जो बना रही हैं कंपनीज, तो उसमें भी कैटेगराइज हम कर लेते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। अब तीसरा जो वर्ड है जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, जहाँ से मैं आपको एक नई कंपनी, एक नई सोच आपके सामने मैं रखूँगा, और मुझे उम्मीद है आप उससे सहमत भी होंगे, वो है FMCF। यस,
फास्ट मूविंग कंज्यूमर फाइनेंस। तो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर फाइनेंस क्या है, और हो सकता है आपको ये थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा हो कि ये कहाँ से ले आए यार, ये FMCF हमने तो कभी सुना नहीं। बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनी हैं, लेकिन कंसेप्ट अपनी जगह कायम रहता है। और आप देखोगे मेरा ये कंसेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कहीं ना कहीं इसके लिए फैंसी आएगी, और ये आपको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये वर्ड सुनने को मिलना शुरू हो सकता है, आई अश्योर यू। तो अब मैं आता हूँ FMCF पे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर फाइनेंस पे। देखिए दोस्तों, क्या है कि फाइनेंस क्या है। फाइनेंस जो है वो है कि जब मैं अपनी किसी भी ज़रूरत को मेरे अपने पैसे से ना पूरा करके उसके लिए कुछ फाइनेंस लेता हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और हम मतलब अपने फाइनेंशियल सेक्टर को कैटेगराइज करते हैं बैंकिंग में और NBFCs में। तो बैंकिंग का अलग से कैटेगराइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। खैर मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूँ आपको लेकर NBFCs पे। तो NBFC जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर पिछले 10 साल के अंदर जो है एमर्ज हुआ है। और इस आप समझो कि NBFC सेक्टर है, इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिफरेंट कंपनीज करती हैं। और उसमें अगर सबसे बड़ा जो फाइनेंस है वो है हमारा हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर HDFC लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस, रेपको होम फाइनेंस, GIC हाउसिंग फाइनेंस, कैन बैंक एंड मैनी मोर कंपनी जो केवल इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो कि केवल हाउसिंग के लिए फाइनेंस कर रही हैं। ठीक है। फिर एक सेक्टर हमारा है कंज्यूमर फाइनेंसिंग का। कंज्यूमर फाइनेंसिंग मीन्स कि बहुत सारी कंपनी जो आपकी कंज्यूमर नीड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल की नीड्स हैं, वो थोड़े से उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। मान लो आपने 2 AC खरीदने हैं तो कम से कम 1 लाख का खर्चा हो गया, तो उस 1 लाख के खर्चे को भी कई फाइनेंस कंपनी जो हैं कंज्यूमर फाइनेंसिंग के जरिए फाइनेंस करती हैं। तीसरा एक सेक्टर जो है वो है ऑटोमोबाइल फाइनेंस का। तो ऑटोमोबाइल फाइनेंस जो है बहुत सारे बैंक भी कर रहे हैं और बहुत सारी डेडिकेटेड कंपनी जो केवल और केवल ऑटोमोबाइल फाइनेंस करती हैं, वो 2 व्हीलर से लेके और पैसेंजर कार्स और जो है इवन कमर्शियल व्हीकल्स और इवन जो आप समझो कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको भी फाइनेंस करती हैं। ये एक अलग सेक्टर है। और एक बड़ा सेक्टर इन दिनों में उभर के आया है जिसको आप माइक्रो फाइनेंस के नाम से जानते हैं। तो कहने को ये सब NBFCs हैं, लेकिन क्या हम केवल NBFCs के नाम से, केवल NBFC की कैटेगरी से इन कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं? मैं समझता हूँ नहीं। हर कंपनी का अलग बिजनेस मॉडल है, हर कंपनी का अलग टारगेटेड एक कस्टमर है और हर कंपनी का एक रिस्क प्रोफाइल अलग है। तो इन सब चीज़ों को हमें अलग अलग करके देखना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ अगर हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे सामने एमर्ज हुआ है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का जो टिकट साइज़ है, टिकट साइज़ से मेरा मतलब ये है कि जो एवरेज लोन है वो अलग अलग कंपनीज़ ने अलग अलग रखा हुआ है। कुछ कंपनीज़ 15 से 20 लाख तक का लोन करती हैं, कुछ कंपनीज जो है 50 लाख से ऊपर के लोन करती हैं। तो अलग अलग टिकट साइज़ के लोन्स हैं। और 50 लाख जो है या 15 लाख भी जो है एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। और इनका टेन्योर या इनका ड्यूरेशन क्या है? 10 साल से लेके 15 साल तक। एक कंपनी ने अगर एक हाउसिंग फाइनेंस किसी को हाउसिंग फाइनेंस लोन दिया है तो उस कस्टमर से उसको जो पैसा वापस मिलेगा वो 10 से 15 साल तक के जो है रीपेमेंट पीरियड के लोन्स हैं। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल फाइनेंस जो है वो 2 साल से लेके 5 साल तक के ऑटोमोबाइल लोन्स हैं।
और जो माइक्रो फाइनेंस लोन है उनका भी कोई ना कोई टेन्योर ज़रूर होगा, लेकिन वो बहुत छोटे टिकट साइज़ के लोन हैं और उनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम एनबीएफसीज के रिस्क प्रोफाइल को देखते हैं। हाँ, चौथी कंपनी में जो एक कैटेगरी है वो मैं बताना भूल गया, वो है गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनीज। अब अगर आप इनको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके इनका प्रोफाइल, इनका टारगेटेड कस्टमर और इनका रिस्क फैक्टर देखें तो आपको चीज़ें समझने में और आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो सेफ़र जो है लोन गिवर मानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो हाउस फाइनेंस कर रखा है उसके ऊपर जो है फर्स्ट राइट जो है लेंडर का है। लेंडर मीन्स जिस कंपनी ने उस हाउस बायर को लोन दिया है तो फर्स्ट राइट लेंडर का रहता है। लेकिन ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है लोन लेने का भी और लोन रीपेमेंट करने का भी। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर जो लेंडर का रिस्क है वो थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि उनके पास एक सिक्योर्ड कोलेटरल है। इसी तरीके से अगर हम ऑटोमोबाइल फाइनेंस की बात करें तो वहाँ रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो बढ़ क्यों जाता है? आज किसी भी बंदे ने, किसी भी आदमी ने एक कार ली है 5 लाख रुपए की और उसका 3 साल की उसकी ईएमआई है, तो 2 साल के बाद जो है कार की एक तो वैल्यू कम हो जाती है, और इस बीच अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो रिस्क लेंडर का और बढ़ जाता है। तो लेंडर का रिस्क ज़्यादा है लेकिन कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो रिस्क ज़्यादा है लेकिन टारगेटेड कस्टमर ज़्यादा हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें जो एक कंपनी है, मान लो जो है जो 4 व्हीलर को या मतलब जो है सेकंड हैंड जो आपकी कमर्शियल व्हीकल है उनको भी फाइनेंस करती हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। और इन दिनों कोविड के चलते हुए ऐसी कंपनीज़ के अंदर जो ऑटोमोबाइल फाइनेंस या कंज्यूमर फाइनेंस की कंपनीज़ हैं उनके अंदर मार्केट एक रिस्क देख रही है, और वो रिस्क है कि जो बोरोवर है जिसने वो लोन लिया है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है ड्यू टू लॉकडाउन। लोगों की आमदन कम हुई है तो वो उनकी रीपेमेंट कैपेसिटीज़ कम हुई हैं। इसी तरीके से माइक्रो फाइनेंस के साथ भी कुछ सेम प्रॉब्लम्स, कुछ सेम कंसर्न हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अपनी फोकस्ड जो मेरी टर्मिनोलॉजी है वो है FMCF, फास्ट मूविंग कंज्यूमर फाइनेंस। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर फाइनेंस में गोल्ड लोन कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ा, एक बहुत बढ़िया, एक बहुत सिक्योर्ड एक फाइनेंसिंग का मॉडल है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जो इतनी जो कवायद करी है कि डिफरेंट जो फाइनेंसिंग कंपनीज़ हैं उनका लोन टेन्योर के बारे में आपसे जिक्र करा और उनके रिस्क के बारे में भी जिक्र करा। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि मैं FMCF किन कंपनीज़ के बारे में कह रहा हूँ। डेफिनेटली मैं अपनी बात या अपनी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ के लिए। अब ये FMCF कैसे हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और मैं इसको एक अलग मतलब जो है इनके बारे में बात करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करके FMCF और कुछ गोल्ड लोन कंपनीज़ के बारे में जो मेरे व्यूज़ हैं, जो उनके नंबर्स हैं, उसके बारे में एक नई वीडियो जल्दी ही आपके बीच में लेकर आऊँगा। तो इन द मीन टाइम आप मेरी इन बातों को समझने की कोशिश करें और बिजनेस मॉडल को और टर्मिनोलॉजी की समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स एंड व्यूअर्स।